हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो के आज के इस भाग में जो जानकारी मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं वो है कि ऐसे कौन से 10 खास पॉइंट हैं जो अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको घर लेने से पहले वो ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी वो कौन सी खास 10 बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो हर घर खरीदने वाले को जो लोन ले रहा है उसे ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जब हम घर खरीदने जाते हैं, जब हम होम लोन लेते हैं और हम बैंक के पास जाते हैं तो ना सिर्फ हमारी एलिजिबिलिटी चेक होती है बल्कि प्रॉपर्टी भी पूरी तरीके से चेक और अन्वेषित की जाती है। अब अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाए, चाहे आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी एलिजिबल नहीं रही तो क्या होगा? या आपकी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटस वैसा नहीं है, तो आप रीपेइंग कैपेसिटी अगर आपकी नहीं है तो कैसे करेंगे? या ये दोनों ही चीजें हैं लेकिन कोई एक ऐसी चीज आ जाती है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, तब क्या करेंगे कि यानी आप फाइनेंशियली भी बिल्कुल साउंड है लोन लेने के, आपकी प्रॉपर्टी भी डुएबल है लोन लेने के लिए। फिर कुछ ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपके लोन को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका डिसबर्समेंट डिले कर सकते हैं? खास बातें हैं। ये वो सारे पॉइंट हैं जो आपको लोन लेते समय ध्यान रखने चाहिए, या लोन अगर आप सोच रहे हैं तो ये वो 10 बातें ध्यान में रखकर ही प्रॉपर्टी भी सर्च करिए और लोन भी अप्लाई करिए। समय ना वेट करते हुए, जो कि बहुत कीमती है, अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं और कुछ नया सीखो में कि होम लोन लेने से पहले वो 10 खास पॉइंट कौन से हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक सभी ने निवेदन की प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहे। तो समय जो कि बहुत कीमती है, वेट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्लाइड पे। तो अभी हम लोग जो जानकारी यहाँ पे एकत्रित करेंगे कि ऐसे 10 पॉइंट कौन से हैं जो होम लोन लेने समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। और उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, चेक योर एक्चुअल नीड एंड योर लोन अमाउंट। देखिए, यहाँ पे चेक योर एक्चुअल नीड का मतलब ये है कि आप होम लोन ही लेना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है आप होम घर परचेज करने के लिए ही लोन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपनी एक्चुअल नीड के बारे में पता करते हैं और लोन अमाउंट हमें उसके हिसाब से कितना देना चाहिए। देखिए, जब हम परचेज करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कि हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अगर हम परचेज कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी जो है हमारी परचेज करने के लिए ऑप्शन है, राइट। ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अपने होम लोन्स के लिए, क्योंकि आज ये हमारी जो साइट है वो होम लोन से रिलेटेड है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आते हैं? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमारे पास फ्लैट आते हैं, अगर आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप कोई इंडिपेंडेंट हाउस खरीदना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस जो होते हैं, जैसे कि जो जड़ से जो मकान होते हैं उन्हें हम इंडिपेंडेंट हाउस कहते हैं, या फिर आप रेसिडेंशियल इलाके में कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, राइट। तो ये 3 कैटेगरी होती है कि इंडिपेंडेंट हाउस है, फ्लैट है या फिर प्लॉट है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक लेना चाहते हैं तो वो होम लोन में आएगा। अब इन तीनों में लोन अमाउंट देखिए, एक्चुअल नीड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप ये देखें कि आपको रेसिडेंशियल लेना है तो ही होम लोन में जाएंगे, कमर्शियल है तो कमर्शियल परचेज में, इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी परचेज में। ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये हमारी कमर्शियल में आती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सिर्फ रेसिडेंशियल, क्योंकि होम लोन्स हैं, इन दोनों को परचेज करने में होम लोन्स नहीं कैटेगरी आती है। सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस या प्लॉट अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपकी एक्चुअल नीड को डिफाइन करेगा होम लोन में। और इसके अगेंस्ट लोन अमाउंट, आप सपोज कीजिए आपको फ्लैट खरीदना है 50 लाख का, राइट, या अब 50 लाख का फ्लैट अगर आपको खरीदना है तो आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए, लोन अमाउंट आपका कितना है। देखिए, अगर आप यहाँ पे ना कुछ कैटेगरी हैं जो कि एनएचबी की गाइडलाइंस हैं। एनएचबी की गाइडलाइंस कहते हैं 0 से लेकर के 30 लाख तक का अगर लोन है तो आपको 90% लोन अमाउंट मिलेगा। अगर 30 लाख 1 से लेकर के और आपका 75 लाख तक है तो आपको 80% आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, और 75 अबव जितना भी है, जितना भी 75 अबव है उसका 75% लोन आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम परचेज की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहे हैं
और वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जितने की भी होगी, अगर वो 0 से 30 लाख के बीच में है तो 90% उसका रजिस्ट्री का अमाउंट मिलेगा। अगर आपको 30 लाख 1 रुपए से लेकर के 75 लाख तक है तो 80% यानी कि उस रजिस्ट्री अमाउंट का 80% मिलेगा। यहाँ पे 75 लाख से ऊपर की अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उस रजिस्ट्री अमाउंट का 75% आपको लोन मिलेगा, बाकी का आपको OCR में देना पड़ेगा। होम लोन से रिलेटेड मेरी एक वीडियो पहले भी बन चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि लोन अमाउंट हमें ये फ्लैट लेने थे या प्लॉट लेना था या फिर हमें एक इंडिपेंडेंट हाउस लेना है। उसके बाद हमारा लोन अमाउंट कैसे डिसाइड होगा वो यहाँ पे होगा। इसकी ब्रीफ एक वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप होम लोन पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है चेक योर सिबिल। सर कोई भी लोन लेने जाते हैं आपको अपना सिबिल सबसे पहले चेक करना चाहिए। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप एक बार साइट से जाके अपना सिबिल निकलवाएं। चेक योर सिबिल, उसमें कौन कौन से आपके लोन्स चल रहे हैं सबसे पहले देखें कि उसका स्कोर कितना है, राइट। उसके बाद आप देखें कि कितने लोन चल रहे हैं, उसमें किसमें कितनी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि DPD में जा रही हो या कोई ऐसा कोई लोन हो जो आपको पता ना हो और वो DPD में बुक हो रहा हो सिबिल में। तो नो योर सिबिल, सबसे पहले अपना सिबिल खुद जानिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेक योर इनकम एंड रिपेइंग कैपेसिटी। आप होम लोन लेना चाहते हैं, आपकी तनख्वाह है जी 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की आपकी तनख्वाह है, सैलरी है, राइट। लेकिन लोन आप समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई है 1 करोड़ वाली, सर तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए लोन आपको कम से कम नहीं तो 60 या 70 लाख रुपए चाहिए। लेकिन अगर आप 50,000 की सैलरी पे तो आप देख लेना कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी यहाँ पे आपको अलाउ कर रही है सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 25 से 30 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं तो फिर आप 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। या तो आपके पास अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि आप जो बीच का लोन का और इस प्रॉपर्टी के बीच का जो गैप है वो आप OCR से यानी कि ओन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसिप्ट से आप पूरा कर सकें। अगर आप ये OCR है तो आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये वाली नहीं तो फिर आपको छोटी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी 25 से 30 या 35 लाख तक की, ताकि जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपकी रिपेइंग कैपेसिटी डिसाइड हो सके। अगर कोई लोन चल रहा है तो अगेन आपको ये वाली जो मार्जिन है उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका लोन है तब तक वो भी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी को माइनस ही करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेक योर एग्रीमेंट टू सेल। देखिए होम लोन में सबसे पहले हमारे को जब लोन लेने वाले होते हैं तो हमें अपना एग्रीमेंट टू सेल यानी ATS, इसको हम ATS भी कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, ये जरूर चेक करना चाहिए। ATS में कितनी वैल्यू दी हुई है। बैंक वैल्यूएशन करता है आपकी मार्केट की प्रॉपर्टी की और रजिस्ट्री अमाउंट, ये दोनों हमें एग्रीमेंट टू सेल से पता लगते हैं। प्लस हर एक एग्रीमेंट टू सेल जो है उसकी वैलिडिटी 3 मंथ की होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितने दिन में रजिस्ट्री के लिए जाना है और कब तक आपको लोन फाइनलाइज करना है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल से हमारे पास 2 चीजें आती हैं कि एक तो रहती है परचेज कॉस्ट, जो हमारी परचेज कॉस्ट है वो हमें पता लग जाती है, और दूसरा है हमारा कि उसके बाद रजिस्ट्री वैल्यू जो है वो किस हिसाब से आप रजिस्ट्री कॉस्ट कितनी आप रख रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई प्रॉपर्टी आप परचेज तो कर रहे हैं 50 लाख में, राइट, 50 लाख में परचेज कर रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री आप कराएंगे 20 लाख की, राइट। तो बैंक यहाँ पे इस वैल्यू को कंसीडर करेगा, ना कि इसको। आप 50 लाख में खरीद रहे हैं, ठीक है, दैट इज डिफरेंट मैटर, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन होम लोन में यहाँ पे जो रजिस्ट्री की वैल्यू होगी रजिस्ट्री की वैल्यू पे ही होगा। अब यहाँ पे 20 लाख की वैल्यू है तो आपको यहाँ पे 20 लाख का 90% लोन मिलेगा, राइट। यानी कि आपका 90% होता है 18 लाख रुपए, वो आपको मिलेगा। 18 लाख रुपए का लोन होगा, 2 लाख रुपए आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। तो एग्रीमेंट टू सेल यहाँ पे इसलिए जरूरी होता है ये सब चीजों के लिए, तो एग्रीमेंट टू सेल अपना चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जो कि है 5वां पॉइंट कि चेक योर प्रॉपर्टी वैल्यू एंड रजिस्ट्री अमाउंट। मैं वैसे भी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में, मैं एक बार फिर आपको इसमें और ब्रीफ एक बार दे देता हूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है परचेज कॉस्ट। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो है हमारी परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट जैसा मैंने बताया कि आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, राइट,
और 50 लाख की प्रॉपर्टी के बाद हमारी जो रजिस्ट्री अमाउंट है वो होता है वाइट का, जो हम रजिस्ट्री कराते हैं। 50 लाख की वैल्यू है, तो आप अगर 20 लाख की आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आपकी यहाँ पे जो लोन डिसाइड होगा वो आपका इस वैल्यू पे होगा। आप परचेज कॉस्ट पे आप कभी भी लोन को डिसाइड नहीं करते। ये कंडीशन कब आती है? जब कोई बिल्डर अलॉटमेंट होती है। बिल्डर अलॉटमेंट में क्या होता है कि अगर कोई बिल्डर से अलॉटमेंट हो रही है आपको, तो जितने की वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप किसी बिल्डर से 50 लाख की कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्री भी 50 लाख की ही कराएगा। तो वहां पे आपकी परचेज कॉस्ट बिल्डर अलॉटमेंट केस में डिसाइड होती है। अब यहाँ पे 50 लाख की आप परचेज कर रहे हैं, रजिस्ट्री अमाउंट भी 50 लाख का है, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है। अब इसी वैल्यू के ऊपर से आपके लोन की ओसीआर और आपकी लोन का अमाउंट डिसाइड होगा। 50 लाख है तो यहाँ पे 80% आपको लोन मिलेगा। इसकी टेबल मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताई हुई है। आप होम लोन की जो वीडियो है उसे मेरी प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे होम लोन की पूरी ब्रीफिंग मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों अलग अलग होती हैं। अगर एक है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग है तो जो बिल्डर जो रजिस्ट्री की वैल्यू है लोन उसी पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक योर ओसीआर, ओन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट। ये आपको लोन अप्लाई करने से पहले डिसाइड करना होगा कि आप लोन कितना चाहते हैं, और लोन प्रॉपर्टी सर्च करते हुए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपके पास वाइट के कितने पैसे। ओसीआर का मतलब हमारे यहाँ पे लोन के लिए कैश पेमेंट को कंसिडरेशन नहीं किया जाता, सिर्फ अकाउंट ट्रांसफर। जितने भी अकाउंट ट्रांसफर्स हैं आपके टू पर जो सेलर है, अकाउंट ट्रांसफर टू सेलर, वही काउंट होगा। ओन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट का मतलब होता है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं सेलर को, और फिर उसके हिसाब से बैंक देता है। अब यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, सपोज कीजिए 1 CR की प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, दिस इज योर परचेज कॉस्ट। जो हमने कहा था ना यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 1 करोड़ है, लेकिन रजिस्ट्री का अमाउंट कितना है? रजिस्ट्री का अमाउंट है आपका 50 लाख, राइट। तो 50 लाख के बाद अब आपका जो कैटेगरी आती है वो आती है 30 to 75 लाख, यानी कि 80% आपको लोन मिलेगा इस वैल्यू का। 50 लाख का 80% हो जाता है आपका 40 लाख रुपए। ये 40 लाख तो रुपए आपको मिलेंगे लोन में, बच गया 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए आपका ओसीआर होगा, यानी कि ओन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट होगी। 10 लाख रुपए आप अपने अकाउंट से ये आप देंगे सेलर को। दिस इज ओसीआर। अब आप समझ रहे हैं क्या होता है ओसीआर? ओसीआर गैप होता है जो बैंक लोन फंड करता है, और इसके और रजिस्ट्री के अमाउंट के बीच को हम लोग ओसीआर कहते हैं। रजिस्ट्री अगर 50 लाख की है, बैंक 80% दे रहा है उसका, रजिस्ट्री अमाउंट का 40 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए तो रजिस्ट्री होगी नहीं, 50 लाख की होगी, तो 10 लाख रुपए आपको देने होंगे चेक से। ये आपका ओसीआर है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, इससे बैंक कोई सरोकार नहीं रखता। बैंक फिर भी वैल्यू तो निकालता ही है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 1 करोड़ है या 90 लाख है, लेकिन लोन आपका बनेगा इस वैल्यू पे जो आप रजिस्ट्री कराएंगे। तो ओन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट अपनी इंपॉर्टेंटली चेक करें लोन लेने से पहले कि आपकी कैपेसिटी कितने की है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, 7वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक योर डिस्बर्सल डेट एंड रजिस्ट्री डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोन लेने से पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लें, एक टाइमलाइन अपनी बना लें कि मुझे लोन की रजिस्ट्री कब करनी है। देखिए 2 पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, डिस्बर्सल डेट और रजिस्ट्री डेट। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर 30 तारीख की डेट है, सपोज कीजिए कि 30 अप्रैल की डेट है, राइट, रजिस्ट्री की, और लोन आपका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो आप गड़बड़ में आ जाएंगे। कई बार लोन की रजिस्ट्री की डेट होती है और लोन का चेक रजिस्ट्री अमाउंट पे नहीं बन पाता, और आपको डेट जो है रजिस्ट्री की आगे पोस्टपोन करानी पड़ जाती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप डिस्बर्सल डेट अपनी पहले से ही प्री डिसाइडेड करके रखें। रजिस्ट्री की डेट हमेशा लोन डिस्बर्सल, जब भी आपका लोन डिस्बर्सल होता है उसके बाद ही रखें। हम कम से कम 1 हफ्ते का, यानी कि 7 डेज आपको अपना गैप रखना चाहिए।
अब मैं ये 7 डेज क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए, जब भी आपका होम लोन डिसबर्स होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके ओटीसी में आते हैं, या फिर आपके ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि चेक पब्लिश होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं कई जगह पे। तो ओटीसी क्लियरेंस आपको डिसबर्समेंट से पहले जरूर देखनी है। अब ओटीसी क्लियरेंस क्या होता है? ओवर द काउंटर डिसबर्समेंट। ओवर द काउंटर डिसबर्समेंट में आपके कहते हैं कि आपका लोन तो डिसबर्स हो गया, आपके पास मैसेज भी आ गया। अब वो ओटीसी आपके कैसे हैं, वो अगर कुछ और डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो मांगे गए हैं तो आपका लोन डिसबर्स होने में देरी लगेगी। अब आपका डिसबर्स हो गया और आपने मैसेज आते ही रजिस्ट्री की डेट ले ली, और आपका चेक अगर रजिस्ट्री की डेट में आप तक रजिस्ट्रार ऑफिस तक नहीं मिलेगा तो आपकी डील जो है वहां पे पोस्टपोन होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि जब आप बैंक से लगातार संपर्क में रहें, डिसबर्सल डेट और रजिस्ट्री डेट के बीच में 7 डेज का कम से कम गैप लेना है। और ये 7 डेज आपको कब लेने हैं? जब आपको बैंक से कंफर्म हो जाए कि सर अब आप रजिस्ट्री की जो डेट है, आरडी की यानी रजिस्ट्री डेट है, वो कंफर्म कीजिए। बैंक के लॉयर जो होते हैं, पैनल पे जो वेंडर्स होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं। तो जब वो आपको कॉल करें, आप उसके 7 दिन के आसपास कोई भी अपनी डेट ले सकते हैं, और उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि चेक वेंडर के पास या लॉयर के पास अभी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ये बेसिक हाइजीन है, वरना आपकी रजिस्ट्री की डेट पोस्टपोन हो जाएगी। और 80% केसेस में यही होता है कि लोग रजिस्ट्री की डेट ले लेते हैं, लेकिन उस डेट तक आपका चेक नहीं पहुंचता, या कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो पहले प्रोड्यूस करने होते हैं वो नहीं आते, बैंक चेक डिलीवर नहीं होने देता। सो मेक श्योर कि आपकी डिसबर्सल डेट और रजिस्ट्री डेट के बीच में 7 दिन का अंतर हो, और आप पहले ही चेक कर ले डिसबर्समेंट के टाइम पे कि आपकी कोई ओटीसी पेंडिंग तो नहीं है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है चेक योर प्रॉपर्टी प्री डिसबर्सल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हम बात पिछली स्लाइड में जैसे कर रहे थे कि आपके जो प्री डिसबर्सल डॉक्यूमेंट होते हैं, देखिए ये पीडीडी जो होते हैं, प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके होम लोन में। आप सपोज कीजिए आपका लोन सैंक्शन हो गया, राइट। सैंक्शन होने के बाद आपकी एक लीगल रिपोर्ट बन के आती है, और यहाँ पे डिसबर्सल है, यहाँ पे आपका डिसबर्सल आपने डॉकेट वगैरह साइन कर दिया, यहाँ पे आपका सैंक्शन लेटर निकल गया, डॉकेट आपने साइन कर दिया, राइट। ये प्रोसेस भी आपका यहाँ पे पूरा हो गया, सैंक्शन भी हो गया। अब आप आगे डिसबर्सल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लीगल जो होता है, जो बैंक का लीगल होता है, वो ये कहता है कि आपको फोटोकॉपीज कुछ देनी है सर, फोटोकॉपी और प्रॉपर्टी आपको देनी है। ये कुछ पेपर्स होते हैं जो उस लीगल रिपोर्ट में लिस्टेड होते हैं, प्लस कुछ लोन के क्लोजर्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये लीगल के डॉक्यूमेंट हो, मेजरली तो लीगल के डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं कि आपको लोन क्लोजर करने हो, तो लोन क्लोजर की रिपोर्ट भी आपको डिसबर्समेंट बैंक कहता है कि हम आपका डिसबर्सल तभी काउंट करेंगे जब आप हमें ये पीडी यानी प्री डिसबर्सल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये जरूर चेक कर लें कि आपके सैंक्शन में क्या कंडीशंस हैं। यहाँ पे ये सैंक्शन कंडीशन आपकी प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट ही होती है। उसमें अगर किसी लोन के क्लोजर की क्लॉज है तो आपको डिसबर्समेंट से पहले देना होगा, बाद में वो डिसबर्सल नहीं करेंगे। तो फोटोकॉपी लीगल की भी हो सकती है कि आप सेलर से अपने डिमांड करें कि ये फोटोकॉपी आपकी पहले नहीं आई थी, बैंक ये मांग रहा है, ये प्लीज फोटोकॉपी दे। प्लस कोई सैंक्शन ऐसी कंडीशन है जो आपको प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट की तरह देनी है, तो उसको भी आप जरूर चेक करें। सो दीज आर द 8 नंबर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से डिसबर्समेंट हमें लगता है हो गया है, लेकिन आपका चेक डिलीवर नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे अपनी पीडीडी यानी प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट की कंडीशंस पूरी नहीं करी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक योर प्रॉपर्टी पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट। अब ये तो अभी हमने प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट की बात करी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट की। ये भी पीडीडी होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीडीडी, लेकिन वो प्री डिसबर्सल था, ये पोस्ट डिसबर्सल है। अब डिसबर्सल पीडीडी में सबसे पहले तो आपकी सेल डीड ही आती है। देखिए ये डीड वो होती है जो आपके नाम पे बनी है, राइट। आपने डिसबर्समेंट किया, आपका चेक रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचा और आपकी सेल डीड बन गई आपके नाम पे। अब ये सेल डीड जो है ये फोटोकॉपी है, अभी फोटोकॉपी भी नहीं है, अभी ड्राफ्ट हुई है। इसकी ओरिजिनल आपको मिलेगी 3 से 4 दिन के बाद। इसको प्रिपेयर होने में 3 से 4 दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में लगते हैं। कुछ जगह 1 दिन कम हो जाता है, कुछ जगह 1-2 दिन ज्यादा हो जाता है। आई एम जस्ट बीन टेकिंग अ रफली आइडिया। अब ये डीड जो है ये आपको ओरिजिनल देनी होती है,
ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स जितने भी हैं वो सब आपको पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट यानी कि जिस दिन चेक डिलीवर होगा होता है वो जहां देने होते हैं। जितने भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में बैंकर को देने होते हैं। ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स जब आपकी रजिस्ट्री हो रही होगी उस दिन होंगे। ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर आप बैंकर को दे देंगे। सिर्फ एक डीड जो आपके नाम पे बन रही है उस दिन वो आपको 3 से 4 दिन बाद मिलती है। दिस इज पीडीडी। ये पीडीडी आपको 3 से 4 दिन या 7 दिन में लॉयर अपने आप ले लेता है, रिसिप्ट मिलती है। ये एक पीडीडी है। दूसरा पीडीडी होता है आपको अपने नाम पे ई बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अपने नाम पे चेंज कराना होगा। दूसरा आपको हाउस टैक्स या म्यूटेशन जो है हाउस टैक्स या फिर म्यूटेशन अपने नाम पे करानी होती है प्रॉपर्टी परचेज के बाद, और ये इंटीमेशन आपको बैंक को ये डॉक्यूमेंट देने होते हैं। दिस इज पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट। बैंकर्स आपसे फॉलोअप करते रहते हैं। ये 30 दिन से लेकर के और 90 डेज तक इसका वैलिडिटी पीरियड होता है। अगर आप इस दौरान फेल हो जाते हैं ये देने में तो बैंक आपसे क्लैरिफिकेशन लेते हैं एक्सटेंशन में, और तब भी आप नहीं देते तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है या आपका टेन्योर कम कर दिया जाता है। कुछ ऐसे इम्प्लीकेशंस आप पे किए जाते हैं। वो बैंकर्स अपने जो उनके प्रोस एंड कॉन्स हैं या जो उनके ड्यू डिलिजेंस है उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो ये पीडीडी डॉक्यूमेंट है। एक तो डीड हो गई, एक आपका है इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स, म्यूटेशन। ये आपसे पीडीडी डिमांड किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर केस में हो, लेकिन अगर पीडीडी मेंशन है तो आपको देने होंगे। इसके बाद आखिरी पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका चेक योर लोन ओटीसीज। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कभी भी होम लोन में जब भी आप डिसबर्सल कराते हैं आपको अपने ओटीसीज यानी ओवर द काउंटर कंडीशन जरूर चेक करानी चाहिए। ओवर द काउंटर कंडीशन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि सैंक्शन लेटर में प्रोवाइडेड होती हैं। जब भी बैंक आपको सैंक्शन करता है तो उसमें कुछ कंडीशंस लिख के देता है कि सर ये नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, ये आपको पूरी करके देनी है। जैसे लोन क्लोजर हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, प्लस सैंक्शन कंडीशन के अलावा आपको लीगल रिपोर्ट, जो बैंक जो आपकी प्रॉपर्टी रख रहा है उसकी एक लीगल रिपोर्ट तैयार कर, आप बैंकर से पूछ सकते हैं कि लीगल रिपोर्ट की कॉपी आपको भी एक दी जाए या जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दी जाए। अब इसमें पीडीडी डॉक्यूमेंट होते हैं या तो प्री डिसबर्समेंट, इसमें दो हैं, एक तो प्री और दूसरा है पोस्ट। ये पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपका चेक डिलीवर नहीं होता। तो पीडीडी में प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट लीगल रिपोर्ट में जरूर चेक करें और अपने सैंक्शन लेटर की कंडीशंस को जरूर चेक करें जो कि ओटीसीज में मार्क तो नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप देना भूल गए हैं या बैंकर्स ने जमा नहीं किया है और वो कंडीशन है तो वो भी ओटीसी में करके बैंकर्स आपके केस को बुक कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट चालू हो जाता है। ऑन दैट कंडीशन यू एक्सेप्टिंग कि आप ओटीसी देंगे एंड यू विल पे ऑफ दिस ऑल ड्यूज व्हिच इज इनकर्ड टू योर अकाउंट। दैट मींस कि डिसबर्समेंट के बाद जितने भी इंटरेस्ट है आप ये एग्रीड करते हैं उस समय कि आप ओटीसी जल्द से जल्द क्लियर करवाएंगे और अपने ड्यूज इंटरेस्ट बैंक को पे करेंगे। तो यहाँ पे ओटीसी जरूर चेक करिए, कहीं तो आपको मॉनेटरी और टाइम लॉस दोनों होता है। इन लास्ट हमारे पास ये 10 पॉइंट थे। चेक योर एक्चुअल नीड एंड लोन अमाउंट जो हमने डिस्कस किया, चेक योर सिबिल, चेक योर इनकम एंड रिपेइंग कैपेसिटी कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं, चेक योर एग्रीमेंट टू सेल, आपको ये देखना होता है कि आपका जो रजिस्ट्री अमाउंट है और टाइमलाइन क्या है। एग्रीमेंट टू सेल में ध्यान रखिएगा कि सेलर और परचेजर दोनों के साइन होने चाहिए विद विटनेस। और चेक योर प्रॉपर्टी वैल्यू एंड रजिस्ट्री अमाउंट, उसी हिसाब से आपका लोन डिसाइड होता है। चेक योर ओसीआर कि आपको कितना ओसीआर देना है, क्योंकि चेक से पेमेंट आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। रजिस्ट्री अमाउंट और बैंक के लोन के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड ओसीआर। और चेक योर डिसबर्सल डेट एंड रजिस्ट्री डेट, दोनों के बीच में 7 से 10 डेज का जरूर अंतर रखिएगा। चेक प्रॉपर्टी प्री डिसबर्सल डॉक्यूमेंट जो आपके डिसबर्समेंट से पहले जमा कराने होते हैं, इसके बगैर चेक डिलीवर नहीं होता। चेक योर प्रॉपर्टी पोस्ट डिसबर्सल डॉक्यूमेंट जो आपकी रजिस्ट्री होती है या ई बिल हो गया या हाउस टैक्स म्यूटेशन हो गया, ये आपको बैंक इंटीमेट कर देता है। ये क्रिटिकल नहीं है लेकिन आपको देने पड़ते हैं। लेकिन सेल डीड जो है वो क्रिटिकल है क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो सबसे पहले आपका जमा होता है। चेक योर लोन ओटीसीज, आप जरूर चेक करें कि आपकी होम लोन में क्या क्या ओटीसी है, उसके बगैर आपका लोन तो डिस्बर्स हो जाएगा लेकिन चेक हैंडओवर नहीं होगा। तो ये थी वो सारी जानकारियां जो मैंने आपको इस वीडियो में दी।
और ये बताने की कोशिश किया कि अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं और लोन के साथ अगर वो घर खरीदना चाह रहे हैं तो ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका लोन भी रिजेक्ट ना हो, आप एक अच्छी प्रॉपर्टी भी खरीद सकें और बाद में चल के आपको बैलेंस ट्रांसफर या अर्ली क्लोजर जैसी किसी क्लॉज में ना पछताना पड़े, ना पढ़ना पड़े। तो ये थी वो खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये खास पॉइंटर। ये बहुत ही एनालाइज करने के बाद, एक रिव्यू करने के बाद और बहुत सारे फाइल्स का एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये 10 पॉइंट मेरे को लगे कि जो शॉर्टलिस्टेड होने चाहिए और एक व्यक्ति को जो घर खरीदना चाह रहा है या जो लोन के साथ प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है उसको ये ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये 10 पॉइंट आपके ध्यान में रहेंगे तो यकीन मानिए ना सिर्फ आपका रिजेक्शन का दायरा कम होगा बल्कि आपका सिबिल भी हर्ट होने से बचेगा। और एक डील जब हम प्रॉपर्टी में करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल बनवाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके सामने भी हमारे को कई बार ऐसे अवसरों का सामना करना पड़ता है कि हमें कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है या फिर हमें ये सुनना पड़ता है कि भाई तुम्हारा तो लोन ही नहीं होना था, यू आर नॉट एलिजिबल। तो कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाके एट द पॉइंट जब बैंकर चेक लेके जा रहा है, आप भी वहां है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो भी वहां पे है, रजिस्ट्री होने ही वाली है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी चीज अटक गई जो डॉक्यूमेंट थे जो मैंने अपनी वीडियो में बताया, तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। नतीजतन आपका समय, आपके सारे एफर्ट्स और जो आपको परेशानी मानसिक रूप से उस समय झेलनी पड़ती है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। आशा करता हूं कि ये 10 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कोई भी प्रॉपर्टी लोन लेते हुए या डील करते हुए और ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और प्लीज चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको और भी नए कंटेंट इसी तरीके से ज्ञानवर्धक मिलते रहे। अगली वीडियो में मैं खास जानकारी लेके आऊंगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, यानी आपके पास प्रॉपर्टी और आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी खास 10 बातें हैं। तो चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।